ओके, तो आज का टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यानी कि अभी तक आपने स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकाला था और उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी देख लिया। इस केस में वो स्ट्रेट वायर सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो गया है और उस सर्कुलर लूप की एक्सिस पर एक पॉइंट है P जो हमने माना है। उस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना, क्या निकल के आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कंसीडरेशन है। सबसे पहले हमें उसकी कंसीडरेशन माननी पड़ेगी। तो हमने ये माना है, पहले तो आपको बता दूं ये 3D डायग्राम है, इसको इमेजिन करिए जरा कैसे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। 3D डायग्राम है, ठीक। और ये सर्कुलर लूप है, करेक्ट। मान लीजिए कि जैसे कोई ये बैंगल है, किसी पास है बैंगल खड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपकी सर्कुलर कॉइल। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये सर्कुलर कॉइल है और मुझे इसके सेंटर पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी ये वाला है डायग्राम, ऐसा सर्कुलर कॉइल है और इसके सेंटर से P पॉइंट की दूरी पर, ये P पॉइंट है, तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये सर्कुलर कॉइल है और इस डायग्राम को ऐसे बनाया गया है। ये वाला हिस्सा x एक्सिस की तरफ गया है, ये अपवर्ड y एक्सिस है और ये z है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। 3D डायग्राम है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आगे वाला हिस्सा है सर्कुलर कॉइल का, और इधर से लेके यहाँ तक ये पीछे वाला हिस्सा है। 3D डायग्राम इतना मेजर हो गया क्योंकि इसमें इमेजिनेशन का काम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम 3D है जिसमें इस तरीके से सर्कुलर कॉइल है और हमें इसकी एक्सिस पर एक P पॉइंट है, वहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हमने ड्रॉ किया है वो आगे वाला हिस्सा है और ये जो पीछे ड्रॉ किया है वो पीछे वाला है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया जरा देखिए, इसमें चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो हमने भी माना है कि ये सर्कुलर कॉइल है जिसकी ओरिजिनल रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ठीक। उसके बाद मैंने इसका सेंटर माना है O और इसकी सेंटर से डिस्टेंस x पर एक P पॉइंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस सर्कुलर कॉइल के करंट एलिमेंट लिए। बायोट सेवर्ट लॉ में आपने पता था ना कि करंट एलिमेंट होता है आइडियल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। तो मैंने क्या किया, एक करंट एलिमेंट एक यहां पर माना और इसके पे एक सीधा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट माना DL यहां, और करंट की डायरेक्शन में ये मानी। यानी कि अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर करंट आउटवर्ड आ रहा है बाहर की तरफ और यहां पर करंट इनवर्ड जा रहा है अंदर की तरफ। करंट क्लियर? तो ये करंट एलिमेंट आइडियल जो है आपका, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमें P पॉइंट पर निकालना है। अब बायोट सेवर्ट लॉ फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो DL और R के परपेंडिकुलर होता है। आपको बता दूं कि वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड यही था आपका फॉर्मूला, DL क्रॉस R, अगर आपको याद हो तो। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर है R, ये यहाँ पर ये है R, ये करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P की दूरी कितनी है, यहाँ पर ये R है। अब ये कैसे आया देख लीजिए। आपको नहीं लग रहा कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री होगा ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। तो ये आ गया आपकी डिस्टेंस, यानी कि ये r है यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस। इसमें कोई तकलीफ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए पहले। आगे अब ये हटाते हैं, अब आते हैं डायरेक्शन पे। ये जरा 3D डायरेक्शन है, जरा देखिए कैसे। ये जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का बायोट सेवर्ट लॉ का, वो यही था μ0/4π आइडियल क्रॉस r/r3, ये वेक्टर फॉर्म है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, DL की डायरेक्शन, R की डायरेक्शन, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो चलिए DL और R के परपेंडिकुलर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को।
तो चलिए ये बताइए डीएल की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, यही है। और आर की डायरेक्शन क्या है, ये। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे करनी है कि वो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, यही हो सकती है इसके ऊपर की तरफ। अब ये पता डायग्राम कैसा है, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, मान के चलिए कुछ ऐसा है, यूं देखिए ऐसा। ये वाला जो थंब है वो करंट एलिमेंट बता रहा है, ये जो बाहर की तरफ आया, ऐसे देखो ये इस तरीके से झुका हुआ करंट एलिमेंट बाहर की तरफ आया, और ये मेरा जो ये फोर फिंगर है ये क्या कर रहा है, ये आर की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक। और ये वाला जो थंब है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, देखो तीनों लोग आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। ये वाला जो थंब है वो क्या बता रहा है, ये करंट एलिमेंट बता रहा है, ये जो बता रहा है ये क्या है, फोर फिंगर, ये आर बता रहा है, पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और ये वाला थंब बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड डीवी, ये वाला डीवी। तो ये 3D डायग्राम है, जरा समझ जाइएगा अच्छे से, ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है। तीनों लोग आपस में 90 देख लो, तीनों लोग, तो ये समझ में आ गया इस तरीके से। अच्छा अब एक बात बताओ, इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला थंब कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ, ऐसा, तो ये केस होगा। तो ये वाला जो थंब है वो कहाँ जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे भी चल रहा था। तो इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, ऐसे आएगी नीचे की तरफ, भाई जैसे इसके ऊपर की तरफ आएगी वैसे इस करंट एलिमेंट की कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब जब ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट के लिए अगर दोनों लोगों की इस तरीके से आ रही है, यानी कि इसकी और इसकी आपस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है, तो सबकी ऐसी आएगी डायमेट्रिकली अपोजिट, इनकी भी ऐसी आएगी, इनकी भी ऐसी आएगी, यानी पूरे सर्कुलर लूप में सबकी डायरेक्शन कैसी आएगी, इसी तरीके से आएगी। तो आपको लग रहा है कौन बनेगा ऐसा, यहाँ पे कौन, ऐसे कौन बनेगा, पी पॉइंट पर ऐसा कौन बनेगा, किसी की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, किसी की इधर होगी, किसी की ऐसे। तो इस तरीके से करते करते पूरे सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसा कोन के रूप में आएगा, ठीक। आगे अब ये हटाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि इसका सबसे पहले तो बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकालता हूं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। हमने लगाया बायोट सेवर्ट लॉ लगाया, तो इसमें देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल इज गिवन बाय पी पॉइंट पर, यहां पर बता रहे हैं एट पॉइंट पी। तो हमने देखा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही पढ़ाया आपने, r मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, और यहां पर डिस्टेंस क्या है, यही है, यही ये हाइपोटेन्यूज जो आया था। अब अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। देखिए अगली लाइन, अच्छा ये चीज, और ये थीटा किसके बीच का एंगल था, डीएल और आर के। अभी जस्ट आपको बताया मैंने डीएल और आर कितने बीच का एंगल बन रहा था, 90। अभी बताया था, ये फिंगर करके बताया था 90 का उसमें। तो ये ध्यान रखना, इस डायग्राम में लोगों को लगता है कि ये 90 नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज्यादा, लेकिन ये समझ गया 3D का मामला है। ये आपस में कितना बना रहे हैं, डीएल और आर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसलिए ये डीएल sin थीटा की जगह सीधा मैंने sin 90 कर दिया। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो आपको अगली लाइन में दिखेगा नहीं। अंडर रूट का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, तो क्या बच गया आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वो भी कैपिटल यानी उसकी ओरिजिनल रेडियस। अब हमने यहाँ पर देखा कि कॉनिकल वे में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी और सबका फॉर्मूला यही आएगा, सबका फॉर्मूला यही आएगा सेम। मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड किए। तो आपको भी पता है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ आएगा, इस तरफ dbx, और वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ आएगा, dby, ऊपर की तरफ। ये है आपका db cos थीटा, थीटा मतलब फाई लिया हमने एंगल क्या माना है, हमने माना है कि db जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो db cos थीटा कहाँ आएगा, यहाँ, और db sin फाई कहाँ आएगा, सॉरी sin फाई, cos फाई इधर आएगा, sin फाई इधर आएगा। मैंने फाई लिया है ना, हाँ ठीक, फाई लिया। तो मैंने क्या किया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने
इस P पॉइंट पर dvx का इंटीग्रेशन किया। अब आप कहेंगे सर dvy का क्या हुआ? तो आप जरा गौर फरमाएं, आपको नहीं लग रहा कि इस वाले dv का वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, इस वाले का कहाँ आएगा? नीचे। ये दोनों ही लोग dvy आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, जो फॉर्मूले तो सेम ही आएंगे, IDL अपॉन ये फॉर्मूला तो सेम आएगा, फॉर्मूला सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो होगा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैसे हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? हॉरिजॉन्टल। यानी कि पूरा जो कॉनिकल पोर्शन आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड का, वो पूरा का पूरा कॉनिकल पोर्शन में क्या बचेगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, बाकी वर्टिकल कंपोनेंट जो थे वो आपस में सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन कैंसिल आउट कर रहा है? डायमेट्रिकली अपोजिट एंड जो थे वो सब कैंसिल आउट कर रहे हैं। और ये लैंग्वेज भी मैंने यहाँ लिखी है क्या? एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड dv इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ये तो मैं आपको बता ही दिया कि P पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो I है वो करंट एलिमेंट और R के दोनों के परपेंडिकुलर है, ये तो बता दिया। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी इसको मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट थे जो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट के, वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचे क्या? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल विल ऐड अप टू गिव नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसीलिए मैंने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या किया? इंटीग्रेशन किया। क्लियर? चलिए अब समस्या ये है कि dv का फॉर्मूला तो ये रहा, cos फाई का फॉर्मूला कहां से लाऊं? डायग्राम चलाएंगे। cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा ये फॉर्मूला यहां पर आके देखो, अगर ये एंगल फाई है, ये देख लेना ध्यान से, आधे लोगों को ये समझ में नहीं आता, इस डेरिवेशन में ये समस्या हो जाती है लोगों को, ये आता नहीं है। देखो जरा कैसे, ये फाई है, ये पूरा 90 था ना, पूरा 90 है, ये फाई है, तो ये कितना बचा? ये 90 माइनस फाई बचा। ठीक, चलो अब इसे छुपाओ, ये पूरा 90 है ना, 90 था ना ये। अब ये अगर 90 माइनस फाई है, उसका मतलब ये क्या होगा? क्या होगा? ये फाई होगा। भाई अभी तुमने कहा था ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई थी, अब ये छुपा लिया मैंने, ये क्या है? 90। अगर ये 90 माइनस फाई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि पूरा 90 था। चलो अब इसे छुपाओ, अगर ये फाई है तो ये पूरा 90 था, ये फाई है तो ये क्या बचा फिर? इतना क्लियर होगा यहाँ का? यहाँ का क्लियर है? अब इधर आया, ये राइट ट्रायंगल है ना पूरा, ये वाला, ये कितना है? ये कितना है? तो ये कितना बचा? सारे एंगल क्लियर? अभी भी कोई डाउट? चलिए अब cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन बचा? बेस। यानी बेस अपॉन हाइपो क्या होगा? r अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? cos फाई किया गया यहाँ पर कैपिटल R अंडर रूट में x² प्लस r² की पावर 1/2। ये समझ में आ गया कि कैपिटल R अपॉन ये अंडर रूट कैसे आया? क्योंकि cos फाई का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया कैपिटल R अपॉन अंडर रूट। क्लियर? अब आपको भी ये बात पता होगी कि अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये बता चुके हैं हम कि अगर आप अंडर रूट लिख रहे हैं तो भी वही बात है, और उसकी पावर अगर आप 1/2 कर रहे हैं वो भी एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, उसको r अपॉन x² प्लस r² की पावर क्या कर लिया? 1/2। आगे बढ़े, उसके बाद आप जानते हैं अगर दोनों ब्रैकेट सेम लग रहे हैं ना, आपको दोनों ब्रैकेट सेम है, इसकी पावर क्या है? 1 है ना। अगर पावर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? पावर 1 है। बेस सेम है, इनटू है, तो पावर का क्या होगा? ऐड। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। इसीलिए मैंने अगली लाइन में क्या लिखा है? μ0 IR अलग निकाल लिया, यानी dl को छोड़ के, dl छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ
बाकी का जितना भी कंपोनेंट था सबको बाहर निकाला कांस्टेंट को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर और ये एक्स स्क्वायर, इन सभी को मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन में क्या बचा डीएल। ठीक, अब इधर डायग्राम में आइए, ये करंट एलिमेंट जो डीएल था, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी करंट एलिमेंट इतना था है ना, इसका पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ सर्कुलर ग्लोब क्या होनी चाहिए, कैपिटल है, 2 पाई आर अपॉन dl, सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए भाई। सर्किल की लेंथ को हम क्या कहते हैं, 2 पाई आर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी सर्कमफ्रेंस। जब इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पूरा सर्किल आ जाएगा, और पूरे सर्किल का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस होता है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर। इसीलिए डीएल का इंटीग्रेशन हमारा क्या है 2 पाई आर आया। क्लियर है बात। अब कुछ कट रहा है क्या, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि 2 पाई 4 पाई कैंसिल आउट हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2। इसीलिए आपको डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ 2। फॉर्मूला आ गया फाइनली, r और r स्क्वायर होने के बाद म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। अब कौन क्या क्या है जरा वो भी देख लें, लेकिन उससे पहले ये देख लें, हमने डेरिवेशन किया था सिर्फ एक सर्कुलर ग्लोब का। अगर बाय चांस कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, 500 1000 1500 2000 कितने भी दे सकते हैं, तो हमने मान लिया कि इसके टोटल टर्न्स कितने हैं कैपिटल N, तो आप टोटल मल्टीपल क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n का इनटू किया, तो फार्मूला बिकम्स ये। फाइनली फॉर्मूला आया है आपका म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब फॉर्मूला तो याद रखना ही, उसके बाद ये भी याद रखना कौन क्या क्या है। चलिए, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, जिसकी वैल्यू थी 4 पाई × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न सर्कुलर कॉइल के कितने हैं, 100 200 1000 जितने भी हों। I क्या है, करंट जो सर्कुलर कॉइल में फ्लो हो रही है। कैपिटल R क्या है, इसकी खुद की रेडियस ओरिजिनल, ध्यान रखना रेडियस, इसलिए मैंने कैपिटल R लिया है। X क्या है, सेंटर से दूरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, जहां तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे कि इस डायग्राम में सर्कुलर कॉइल के सेंटर से मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है x। कुछ लोग उसे r मान लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। इसलिए मैंने सिंबल ही अलग ले लिया। तो x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैपिटल R क्या है, इसकी खुद की ओरिजिनल रेडियस कैपिटल R, ठीक। अब एक स्पेशल केस यहाँ पर, अगर मैं सेंटर ऑफ द लूप पे जाना चाहूँ, अभी तो है नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है ना, जब हमें सेंटर पे निकालनी हो मैग्नेटिक तो हम क्या करेंगे, ये P पॉइंट खिसक कर किधर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि उस कंडीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, कम तो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ही सेंटर पे आ गया, 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू 0 कर देंगे। इसी फॉर्मूले में मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 पुट किया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, और r स्क्वायर की पावर 3/2, पावर की पावर जड़ियो क्या होता है इनटू, जोड़ मत देना, पावर की पावर क्या होती है इनटू, और 2 × 3/2 में क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 3, इसीलिए क्या लिखा है 2r³ आएगा, और ऊपर कितने r थे r स्क्वायर, नीचे क्या है r³, 2 कट गए, एक बचा, वो भी कहाँ डिनोमिनेटर में। तो फाइनली फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट n i अपॉन 2r। क्लियर, इतना बड़ा फॉर्मूला था, सेंटर ऑफ द लूप पे जाके क्या हो गया, म्यू नॉट n i अपॉन 2r। मैं फिर से बता दूं, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷। अच्छा, कुछ बच्चे लोग भूल जाते हैं, मैं तुम्हें फिर से बता दूं, अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेता है तो वैल्यू लिखनी है 10⁻⁷। फॉर्मूले में
और अगर सिर्फ म्यू नॉट लिखा है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। टेस्ला मीटर पर एम्पियर वो दोनों में सेम ही है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस फॉर्मूले में म्यू नॉट अपन 4 पाई है क्या, तो यहाँ पर जब म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेकिन जब बायोट-सैवर्ट लॉ लगा रहे थे तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, ये म्यू नॉट पर 4 पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट जरूर याद रखा करो, यूनिट से काफी काम आसान हो जाता है न्यूमेरिकल में। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट कर लीजिए।